जी गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, नमस्कार साथियों। अरविंद, आदित्य, अनामिका, आशीष, प्रवीण, प्रदीप, यश, कपिल, संजय, मनोज, किरण, बबलू, संगम, सरिता, अश्वनी, विशाल, विपुल, पंकज, मुनेश, सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, नमस्कार साथियों। जी ऋतुराज, अंकित, सुनील, यश, ऋषि, अंजना, लोकेश, लोकेंद्र, सौरभ, मुकेश, रवि, संगम, हिमांशु, राहुल, आशीष, देवेंद्र, अरविंद, रंजना, जितेंद्र, प्रमोद, संगम, विकास, विशाल, जितेंद्र, यतेश, अंकित, आयुषी, अनामिका, राघव, प्रवीण, सभी बच्चों को नमस्कार। आज की जो हमारी क्लास है प्यारे बच्चों, जिन बच्चों का नाम नहीं ले पाया उनको भी विशेष रूप से नमस्कार, उनका नाम कल लेंगे। तो यहाँ जो टॉपिक हमारा चल रहा था वो वर्णमाला, और वर्णमाला अपने आप में 4 अलग अलग सेक्शन में डिवाइड है। एक था वर्णों के भेद, जिसमें हमें स्वर, व्यंजन, अयोगवाह के तमाम भेदों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। दूसरा है वर्णों का उच्चारण स्थान, जो कि 8 उच्चारण स्थान वर्णों के होते हैं। और तीसरा है वर्ण विन्यास या वर्ण विच्छेद। और चौथा है हिंदी शब्दकोश में शब्दों का सही स्थान, उसमें हम वर्णों का और शब्दों का दोनों का ही स्थान, डिक्शनरी में क्या होगा, कौन सा पहले आता है कौन सा बाद में, उसका भी सीक्वेंस प्यारे बच्चों हमें सीखना है। क्योंकि अलग अलग 4 सेक्शन से 4 यूनिट से वर्णमाला के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्णमाला कहते हैं हम वर्णों के व्यवस्थित समूह को, और उसमें से हमने स्वर के तमाम भेद पढ़ लिए हैं। आज हमें उसमें से व्यंजन के भेद कंप्लीट करने हैं। तो उसमें से जो कुछ क्वेश्चंस बने थे व्यंजन के भेद में से, वो हमारे हो चुके थे। आज हम नेक्स्ट प्यारे बच्चों उसी चीज को लेके आगे बढ़ रहे हैं कि यहाँ जो टॉपिक हमारा स्टार्ट हुआ था वो था व्यंजन के भेद। और व्यंजन के भेद में हम पढ़ रहे थे यहाँ स्पर्श या वर्गीय व्यंजन। स्पर्श या वर्गीय व्यंजनों में जो संख्या थी वो 25 थी, और इसको जो बांटा गया था वो कै वर्ग में। और कै वर्ग में वर्ण हमारे जो आते थे वो कै, खे, गे, घे और गै। इसके बाद में दूसरा जो था प्यारे बच्चों वो चै वर्ग था, और चै वर्ग में चै, छे, जै, झै और ये का हम प्रयोग कर रहे थे। इसके बाद में तीसरा टै वर्ग, और इसके अंदर टै, ठे, डै, ढै और नै का हम प्रयोग कर रहे हैं। इसके बाद में तै वर्ग, तै, थे, दे, धे और नै। और इसके बाद में पै वर्ग, और पै के अंदर पै, फै, बै, भै और मैं। अपने आप में 25 क्वेश्चन थे प्यारे बच्चों। आपको ये ध्यान रखना है, संवर्त जो होते हैं प्यारे बच्चों, आपको 2 कंडीशन बताई थी मुख की आकृति के आधार पे, बता देते हैं दोबारा से, फिर किसी को डाउट है। एक होता है संवर्त स्वर, क्योंकि हम स्वर के भेद पढ़ रहे थे। इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, ई, री, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये जो माने गए हैं, ये व्याकरण शास्त्रियों ने इसके अंदर 5 वर्ण माने हैं, और आपको बताया भी था कि ये 5 है। लेकिन भाषा वैज्ञानिक क्या कहते हैं कि ए को भी संवर्त ही स्वर मानते हैं, और विवृत जो बताया था आपको वो एक ही वर्ण बताया था प्यारे बच्चों, और वो था हमारा आ। क्लियर? क्योंकि इसमें मुंह हमारा ज्यादा खुलता है, इनमें मुंह कम खुलता है, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, संवर्त। तीसरा जो आपको बताया था वो था अर्ध संवर्त। वो क्या था प्यारे बच्चों, अर्ध संवर्त। और अर्ध संवर्त में जो आता है हमारा छोटा ए, ऐ और प्यारे बच्चों औ। इसके बाद चौथा जो भेद था वो था अर्ध विवृत। वो क्या था, अर्ध विवृत। अर्ध विवृत में ये बड़े वाला ए और बड़े वाला औ, ये 2 आते।
अब 2 ये हो गए, 5 ये हो गए, तो कितने हो गए प्यारे बच्चों? ठीक है, 5, 1 ये हो गया 6, और 6 और 5 क्या हो गए? 11। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है, जिसने भी पूछा है वो कमेंट चला गया किस बच्चे ने पूछा था ये, तो यहां आपको ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आता है भाषा विज्ञान के अनुसार, क्योंकि हम व्याकरण को, वर्णमाला को 2 तरह से जस्टिफाइड करते हैं। एक व्याकरण शास्त्री हुए हैं, जैसे पाणिनि है, कात्यायन है, वांगभट्ट है, ठीक है, पतंजलि है, ये व्याकरण शास्त्री कहलाए। कुछ भाषा वैज्ञानिक हुए हैं हमारे बहुत सारे, उसमें जर्मन के जो लोग थे उन्होंने भी काम किया है, यूरोप कंट्री के दूसरे जो लोग थे उन्होंने भी काम किया है कि वास्तव में ऐसी संस्कृत और हिंदी की क्या खासियत है कि वास्तव में ये संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी माना गया और हिंदी भाषा को आज तक कोई नष्ट नहीं कर पाया, इसका प्रचार प्रसार बदलता रहा और इसने सभी भाषाओं के शब्दों को ग्रहण कर लिया, ऐसी क्या खासियत है। तो दूसरे लोगों ने भी यहाँ पे कहीं ना कहीं खोजा इन चीजों को। तो भाषा वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि जो ये ए वर्ण है ना, वो संवर्त ही है। क्यों? क्योंकि इसमें मुंह कम खुलता है। और जब आ विवृत है, क्यों? क्योंकि इसमें ज्यादा खुलता है। तो यहां व्याकरण शास्त्रियों और भाषा वैज्ञानिकों का मतभेद था, मत भिन्नता थी कि जब कम मुंह खुलने वाले को आप संवर्त कह रहे हो और ज्यादा मुंह खुलने वाले को विवृत कह रहे हो। ए में मुंह कम खुलता है और प्यारे बच्चों आ में ज्यादा खुलता है, इसलिए आ को बनाया विवृत भाषा वैज्ञानिकों ने और ए को बनाया संवर्त। लेकिन इस बात से व्याकरण शास्त्री सहमत नहीं है। वो कह रहे हैं कि ये जो वर्ण है ना, इसमें मुंह कम खुलता है। ई बात सच्चाई भी है, लॉजिकली प्रैक्टिकली बात है ये, ठीक है भाई। डेफिनेशन के आधार पे चले तो भाषा वैज्ञानिक सही है, और लॉजिक के आधार पे चले प्रैक्टिकली तो व्याकरण शास्त्री सही है। क्योंकि छोटे वाला ई, बड़े वाला ई, री, छोटा ऊ और बड़े ऊ में मुंह कम खुलता है, आ में मुंह ज्यादा खुलता है। इसमें प्यारे बच्चों ये अर्ध संवर्त हो गए, ए छोटा ई छोटा ऊ, और ये बड़ा ई बड़ा ऊ क्या हो गए? अर्ध विवृत हो गए। तो ये क्या था जिसने भी पूछा? आपके मुख की आकृति के आधार पर। ये किसका था? मुख की आकृति के आधार पर। मुख या मुंह, मुख या मुंह की आकृति के आधार पर किसके भेद थे? ये स्वर के, स्वर के भेद। कितने भेद हैं? ये 4 भेद है। क्लियर? आज हमें व्यंजन के भेद पढ़ने हैं, और व्यंजन के जो भेद हैं अपने आप में, एक भेद है हमारा स्पर्श व्यंजन। अब उसमें से कुछ क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं, ठीक है, वो चला दो एक बार। इसमें से अल्पप्राण महाप्राण तक हम आगे थे, अनुनासिक वर्ण ये तमाम हमने पढ़ लिए थे। इसके साथ साथ प्यारे बच्चों हमें जो आज पढ़ना है वो पढ़ना है घोष और अघोष वर्ण, जिसकी वजह से दोबारा से इन चीजों को लिखा गया। और वो क्या है प्यारे बच्चों? हमारे घोष और अघोष वर्ण। एक होता है घोष और इसी का ही दूसरा नाम होता है सघोष। घोष का अर्थ होता है गूंज, घोष का अर्थ होता है कंपन, घोष का अर्थ होता है झंझकार। क्या अर्थ होता है? झंझकार। यानी कि जहां पर गूंज पैदा हो, कंपन पैदा हो, वाइब्रेशन पैदा हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैं जिस रूम में हूं उसके 3 दरवाजे एक खिड़की है, और वे 3 दरवाजे एक खिड़की अगर मैं बंद कर दूं तो मेरी जो आवाज है प्यारे बच्चों वो इस रूम के अंदर गूंजेगी। ऐसे ही शरीर के अंदर हमारे जो एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, फेफड़े जो वायु छोड़ते हैं, अगर वो वायु शरीर के अंदर ही कुछ देर तक घूमती रहे तो हम जिस भी वर्ण का उच्चारण करेंगे तो वास्तव में वो गूंज के साथ बाहर आएगा। इसीलिए यहां पर यह कहा कि जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय गूंज पैदा हो या उत्पन्न हो, वो क्या कहलाते हैं? घोष या सघोष
वर्ण कहलाते हैं। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है, एक पॉइंट हमारा ये था, दूसरा पॉइंट हमारा ये है और तीसरा पॉइंट हमारा ये है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हमेशा क्या करता है? गूंज पैदा करता है, अर्थात वाइब्रेशन पैदा करता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहां पर ये वाला तीसरा है, ये वाला चौथा है और ये वाला पांचवा है। तो यहां ये तीसरे, चौथे, पांचवे के क्रम पे जो आए हैं, यानी कि ये 15 के 15, ये 5 और 5 10 और 5 ये 15, तो कुल इनकी जो संख्या है वो कितनी हो गई? 15। स्पर्श में 15 व्यंजन घोष होते हैं। स्पर्श व्यंजनों में 15 कितने होते हैं? घोष। 5 गुणा 3 बराबर 15 घोष वर्ण। ये तमाम कंडीशन यहाँ पे बनती है 4। क्लियर? यानी कि ये वाले क्या है? अब गे का उच्चारण करो, आप घे का करो, कै कह रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, जितेंद्र क्लास उसी की रुकेगी बेटे जिसके पास नेट नहीं होगा। बाकी सारे बच्चे देख रहे हैं, ठीक है? तो अगर आपके पास नेट की शॉर्टेज है या जहां भी आप रहते हो वहां थोड़ी नेट की जो स्पीड है वो कम है, तब आपकी क्लास रुक के चलती है। और हमने आपको प्यारे बच्चों सारी चीजें मुहैया कराई है, स्पीडोमीटर भी है और आप क्वालिटी का ऑप्शन भी आपके पास है कि आप अपने हिसाब से अपने वीडियो की क्वालिटी सेट कर सकते हो। तो इसीलिए वहां आपको उन तमाम चीजों के बारे में पता होना चाहिए। देखो, जब हम नौकरी करने जाते हैं तो ठीक है, वो अच्छी बात है, हर किसी को नौकरी की आवश्यकता है, लेकिन नौकरी की मिलने के बाद भी बहुत सारे लोग नौकरी नहीं कर पाते, वहां भी टेंशन में जीते हैं। उसका रीजन ये है कि पहले हमें इंसान बनना पड़ेगा नौकरी के लिए। तो जब इंसान होते नहीं है, नौकरी मिल जाती है, तो फिर वहां भी दुखी होते हैं, कई बार सस्पेंड होते हैं, ठीक है, या सस्पेंड नहीं होते हैं तो वहां किसी न किसी के साथ विवाद होता है, या फिर हम खुद टेंशन में जीते रहते हैं। घर की चीजों को प्यारे बच्चों वहां ऑफिस में, और ऑफिस की चीजों को घर हम ढोते रहते हैं जिंदगी भर। तो इसका मतलब ये हुआ पहले इंसान बनना पड़ेगा, तभी तो नौकरी के लायक बनेंगे। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है कि अगर अब आपको ऑनलाइन क्लास में तमाम चीजों से फायदा उठाना है तो आपको सही तरीके से चीजों को इस्तेमाल करना आना चाहिए कि कब हमें फोन का किस समय किस ढंग से इस्तेमाल करना है और किस पर्पज से इस्तेमाल करना है। जब तक वो आपको नहीं पता तब तक प्यारे बच्चों ये प्रॉब्लम बीच बीच में आपके सामने फेस होती रहेगी और फिर वहां आप पेशेंस अपना खो दोगे। तो इसीलिए पहले ये सीखो कि क्वालिटी ऑप्शन कैसे सेट किया जाता है, स्पीडोमीटर का प्रयोग कब कहाँ किस स्थिति में किया जाता है। इसके बाद प्यारे बच्चों नेट की आपको कब जरूरत होती है। आप रात को नेट यूज करते रहते हो बेफालतू है हल्लो में इधर उधर मैसेज पढ़ने में देने में, वहां आपको बचना है, क्योंकि हमारा मेन टारगेट है नौकरी। ठीक है, पीडीएफ आज डलेगी, सारी पीडीएफ जी कोर्स से रिलेटेड भी जितनी है वो भी, और जो भी अब तक पढ़ाया गया उससे रिलेटेड भी, और तमाम तरह की 4-5 अलग अलग फाइलें हैं जिसमें प्यारे बच्चों बहुत नोट्स भी है, वो मिलेगी। वो क्या क्या है वो मैं बता देता हूं जब चर्चा स्टार्ट हो गई है। एक तो प्यारे बच्चों में एक ही झटके में पूरा का पूरा वो क्लास नोट्स जो मैं ये यहाँ लिखता हूं, अब मैंने यहाँ 4 पॉइंट लिखे हैं। क्लियर? अब हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चों ने नोट नहीं किए, नौकरी करते हो, आप अभी लाइव नहीं सुन पा रहे हो, बाद में अपने नोट्स नहीं बना पाते हो, तो ये चारों के चारों पॉइंट आपको मेरी हैंड राइटिंग से लिखे हुए आपको मिलेंगे रजिस्टर पर। तो वो जो पीडीएफ है वो है क्लास नोट्स की, और उसमें जो भी मैं व्हाइट बोर्ड पे लिखता हूं, अब ऐसा नहीं है कि वो प्यारे बच्चों जो भी लिखा हो एक एक शब्द लिखा है, तो वो अलग अलग बैच में कुछ न कुछ नया आ ही जाता है। अब हो सकता है उसमें ये 3 ही पॉइंट लिखे, मैंने चौथे को समझाया है वर्बली, मैंने नहीं लिखा है। तो वहां मैक्सिमम 95% जो चीजें मैं व्हाइट बोर्ड पे लिखता हूं उनको मैं क्लास नोट्स कहता हूं, और वो क्लास नोट्स के प्यारे बच्चों सारी एक ही फाइल है, और उनके अंदर टोटल जो पेज हैं वो करीब 65+ पेज है। तो वो आज डल जाएंगे, आपको मिलेंगे। दूसरी एक मेरी बुक है, बुकलेट है प्यारे बच्चों, जिसमें तमाम चीज थ्योरी के रूप में और एग्जाम्पल के रूप में दिए हैं। उसमें कुछ टॉपिक हैं जिसमें आपको बहुत सारी चीजें लर्न करनी है, जैसे विलोम
बहुव्रीहि शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, एकार्थी अनेकार्थी है, शब्दों के अर्थ दिए हैं, भिन्न श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द है। तो वो आपके प्यारे बच्चों एफर्ट्स पे भी इतना ही काम करते हैं जितने हमें उनके लिए लगाने होते हैं। तो वहां से उनकी आप प्रैक्टिस करोगे, चीजों को लर्न करोगे। उसके पेजों की संख्या है 74। तो वो है प्यारे बच्चों आपके प्रिंट्स नोट्स अर्थात बुकलेट। तो 2 तो आपके ये नोट्स हो गए। इसके साथ साथ आपको यह ध्यान रखना है कि मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की वैरायटी के आधार पे पीडीएफ सेट किया हूं। जैसे वर्णमाला है, वर्णमाला में मैं लिख दिया 1 से 3 क्वेश्चन। अब वर्णमाला के 1 से 3 क्वेश्चन अगर हमने लिखे हैं तो उसमें वर्णमाला से जुड़े हुए जितनी भी थ्योरी बनती है, इसके अलावा जो थ्योरी बनी जो मैं यहां समझा रहा हूं वो पीडीएफ में एक ही पीडीएफ होगी और वो 1 से 2 या 3 पेज की होगी। 3 पेज से ज्यादा कभी नहीं होती। तो 3 पेज मतलब मैक्सिमम 3 क्वेश्चन, मिनिमम 1 क्वेश्चन। उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस भी दिए होते हैं और डिटेल में चीजों को बताया होता है। तीसरे तरह के नोट्स होते हैं वो। इसके साथ साथ उनकी नोट्स की भरमार होती है जो 1-1, 2-2 पेज के होते हैं, वो पीडीएफ के फॉर्मेट में मिलते हैं। उनके ऊपर लिखा होता है 1 से 2 क्वेश्चन। जैसे प्रसिद्ध कवि लेखक उनकी रचना वाले हैं, हिंदी के प्रसिद्ध पुरस्कार हैं, ठीक है, हिंदी में प्रथम स्थान किस रचना का है, कवि का है, पुस्तक का है, वो क्वेश्चन हो गए। महत्वपूर्ण लेखों के जन्म मृत्यु हो गई, ठीक है, ये भाषा बोली और उपबोली से संबंधित क्वेश्चन हैं, वो कराएंगे हम सब। लेकिन उसके नोट्स क्यों देते हैं? क्योंकि वो लर्न करने वाली चीज है। तो वो जो लर्न करने वाली चीज है उसको आप जब भी मौका मिले आप उसको पढ़ो, ठीक है, उसमें याद करना है आपको। और वो याद एकदम से नहीं होगा, वो धीरे धीरे कई बार आपको पढ़ने से होगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है यहाँ टॉपिक के हिसाब से ही हम चलेंगे। पहला टॉपिक वर्णमाला लिया है, वर्णमाला के बाद संधि पढ़ेंगे क्योंकि संधि वर्णमाला पे डिपेंड है। इसके बाद हम उपसर्ग प्रत्यय पढ़ेंगे क्योंकि उपसर्ग प्रत्यय संधि पर डिपेंड है। और फिर उसके बाद में प्यारे बच्चों हम शब्द पढ़ेंगे क्योंकि वे सारे शब्द संधि पे, वर्णमाला पे और उपसर्ग और प्रत्यय पे डिपेंड है। तो टॉपिक चलेंगे सीक्वेंस में। ऐसे नहीं सर छंद करा दो, तो छंद कैसे करा देंगे जब आपको वर्णमाला तो आपने सीखी नहीं है, शब्द के आपको बारे में पता नहीं है, तो छंद कहां से सीख लोगे आप? मैं उस तरीके से नहीं पढ़ाता हूं कि कहीं का उठा के कहीं जोड़ दिया। ये सारी चीजें लॉजिकली है, सीक्वेंस में है, सीक्वेंस में ही चलेगी। छंद की भी बारी आएगी। हालांकि किसी बच्चे को अगर मान के चलो पेपर है, उसकी वजह से आप कह रहे हो सर हमारा टॉपिक वो थोड़ा वीक है, आप वो करा दो, यूट्यूब पे हिंदी भाई अरुण सर में आप खोलोगे तो वहां तमाम टॉपिक आपको मिल जाएंगे, वहां से आप अपनी क्लास सुन सकते हो, ठीक है। तो यूट्यूब पे भी जाके आप तमाम उन चीजों को जो आपको पढ़ना है आगे, वो आप प्यारे बच्चों वहां से भी आप टाइम से पहले उन चीजों को सीख सकते हो। दूसरा, जब हमारा ये टॉपिक पूरा हो जाएगा, हम कम से कम 60 से 70 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। इसमें से 20 से प्यारे बच्चों 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो मैं लाइव रह के कराऊंगा, जिसमें आप आंसर दोगे, मैं उनका सॉल्यूशन दूंगा। और बाकी जो क्वेश्चन है वो खुद अपने आप प्रैक्टिस करोगे आप, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ 100 क्वेश्चन लूंगा 100 प्रैक्टिस कराएं, ऐसे तो 5 महीने तक भी सिलेबस पूरा नहीं होगा। तो कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस मैं कराता हूँ, कुछ क्वेश्चन आपको खुद प्रैक्टिस करने होते हैं। और उन क्वेश्चनों की संख्या होगी जो हम और आप मिलकर प्रैक्टिस करेंगे प्यारे बच्चों, और जो आपको प्रैक्टिस करने को लिए मिलेंगे वो 3000 के आसपास में एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, जिसको आप बोलते हो बहुविकल्पीय क्वेश्चंस। चलो अब आ जाते हैं टॉपिक पे। तो घोष का ही दूसरा नाम क्या है? सघोष है। तो एक तो आ गया हमारा घोष, यानी कि जहां गूंज पैदा हो, कंपन हो, झंझकार पैदा हो। झंझकार कब होगी? झंझकार पैदा तब होगी जब जो फेफड़ों ने वायु छोड़ी वो शरीर से बाहर नहीं निकले। और जब शरीर से बाहर वायु नहीं निकलेगी, कुछ देर तक वो प्यारे बच्चों उसी के अंदर घूमती रहेगी। तो वो जब भी वर्ण बाहर निकलेगा उच्चारण के दौरान, तो वो गूंज के साथ निकलेगा। जैसे हम कै का उच्चारण कर रहे हैं, कै तो लंबा नहीं खींच रहे हैं, या अब गे को लंबा खींच रहे हैं। क्यों? क्योंकि वायु कुछ देर तक अंदर रही तब बाहर निकली। तो इसी वजह से गै, और फिर हमने घै को लंबा खींच रहे हैं, फिर गै को लंबा, फिर यहाँ पे उच्चारण करें चे छे, अब जय झै। तो जय झै को हम क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों? ज्यादा लंबा खींच रहे हैं। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये जो वर्ण कहलाए अपने आप में, जो बाद के तीनों वर्ण हैं वो यहाँ पर कहलाए घोष वर्ण, और ये जो वर्ण बच गए हमारे 10, ये कहलाए अघोष वर्ण। ये क्या कहलाए प्यारे बच्चों? अघोष। इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो 2 हैं वो कहलाते हैं अघोष, ये भी क्या कहलाएगा? अघोष। और बाद के जो तीनों हैं ये कहलाए प्यारे बच्चों घोष वर्ण। ये क्या कहलाए? घोष वर्ण। और ये भी क्या कहलाएगा?
घोष वर्ण। अब आप इस पे तीर का निशान खींच दो, ये पांचों के पांचों घोष, ये भी पांचों के पांचों घोष, ये भी पांचों के पांचों घोष, ये पांचों के पांचों क्या कहलाएंगे प्यारे बच्चों? अघोष। यानी कि पहले दो अघोष, ज्ञान के आगे ए लगा देंगे तो अज्ञान, यानी कि जहां ज्ञान नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों कि जहां गूंज पैदा ना हो, ये इसीलिए लगा है, घोष का अर्थ होता है गूंज, जहां गूंज पैदा ना हो वो क्या कहलाता है? अघोष। अघोष वर्णों की खासियत ये होती है, जब भी हम इन्हें उच्चारण करते हैं, फेफड़ों ने जो वायु छोड़ी वो तुरंत शरीर से बाहर निकल जाती है, उनको रास्ता मिल जाता है शरीर से बाहर निकलने का। और वो वायु दो ही जगह से आती है, एक तो मुख द्वार से और एक नाक से। चूंकि नाक का प्रयोग केवल और केवल हम इन 5 वर्णों में करते हैं, इसलिए जो भी एयर आएगी वो मुख के रास्ते से आएगी। तो जब बिना वायु अंदर रुके, बिना समय गंवाए अपने आप में वायु बाहर आ रही है, तो वहां कभी भी गूंज पैदा नहीं होगी। और जहां गूंज पैदा नहीं होगी वो क्या कहलाएंगे? अघोष वर्ण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अघोष। तो यहां दूसरा आपको ध्यान रखना है कि यहाँ 5 गुणा 2, तो इनकी दोनों की संख्या कितनी हो गई प्यारे बच्चों? 10। तो 10 तो हो गए हमारे अघोष, और 15 क्या है हमारे प्यारे बच्चों? घोष। और टोटल संख्या कितनी है इनकी? 25। तो ये थे घोष और अघोष के। अब ये जो यहाँ पे स्टेटमेंट बनी ये किसकी थी? घोष वर्ण की। अघोष वर्ण किसको कहेंगे प्यारे बच्चों? हम अघोष वर्ण जिन वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास वायु शरीर से बाहर बिना किसी अवरोध के निकलती हैं, तो वहाँ गूंज उत्पन्न नहीं होती। अतः अघोष वर्ण कहलाते हैं। इनकी संख्या स्पर्श व्यंजन में 10 होती है। प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा वर्ण अघोष होता है। ये 3 स्टेटमेंट है, यानी कि किसे किसे कह रहे हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास वायु कौन सी है? जो फेफड़े हम ले रहे हैं और पे छोड़ रहे हैं उसको हम श्वास वायु कहते हैं। अगर फेफड़े सही नहीं है तो उच्चारण कर ही नहीं पाएंगे। और जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कई बार कमरे में होते हैं, सारे खिड़की दरवाजे बंद है, अगर हम बोलेंगे तो आवाज प्यारे बच्चों गूंजती है, क्योंकि वो घोष वर्ण हो गए। लेकिन जब हम वास्तव में एक गेट खोल देते हैं या एक खिड़की भी हम खोल देंगे तो वायु क्या है प्यारे बच्चों? अंदर और बाहर जा रही है, वायु पास हो रही है। और जब वायु पास हो रही है तो वहां पे प्यारे बच्चों उस हॉल में, उस रूम में, उस घर में कभी वायु गूंज ही नहीं सकती। तो इसीलिए ऐसे शरीर के अंदर हो रहा है, फेफड़े ने वायु छोड़ी
वायु को प्यारे बच्चों कहीं ना कोई रुकावट पैदा हो गई, अवरोध पैदा हो गई, और वो अवरोध के कारण कुछ देर, कुछ क्षण, कुछ पल, कुछ सेकंड वायु हमारे शरीर के अंदर रही और उसके बाद वो बाहर निकली। तो प्यारे बच्चों, जब भी हम उस कंडीशन में कोई वर्ण उच्चारण करेंगे तो वो वाइब्रेशन पैदा करेगा, वो कंपन पैदा करेगा, वो गूंज पैदा करेगा और वो घोष अर्थात सघोष वर्ण कहलाएगा। लेकिन कोई रुकावट ही नहीं हो, फेफड़ों ने वायु छोड़ी, हमने कुछ उच्चारण किया और उसको रास्ता मिल गया बिना किसी रुकावट के बाहर निकलने का, तो वो अघोष कहलाएंगे। इसलिए प्रत्येक वर्ग का प्यारे बच्चों पहला और दूसरा, हम यहाँ वर्ग की बात करें, पहला और दूसरा वर्ण, पहला कौन सा ये और दूसरा कौन सा ये, तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या कहलाएगा? अघोष वर्ण कहलाएगा। इनकी संख्या कुल 10 होती है, क्योंकि एक में प्यारे बच्चों 5 होते हैं, तो 5 गुणा 2 बराबर 10। इनकी संख्या घोष की से अघोष की 15 होती है। तो ये बाद के जो तीनों हैं सबके, ये क्या कहलाएंगे अपने आप में प्यारे बच्चों? घोष या सघोष वर्ण। चलो जी, अब आते हैं इसके दूसरे भेद पे। हम पढ़ रहे हैं व्यंजन के भेद, और व्यंजन का जो दूसरा भेद है वो है अंतस्थ व्यंजन। क्या है? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ कहते हैं अंदर की ओर। इसके अंदर जो वर्ण आते हैं वो ये, रे, ले और वे, यही इनका सीक्वेंस भी होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 4। तो टोटल संख्या कितनी हुई इनकी? ये भी क्वेश्चन है। 4 ये वर्ण है। अब जब भी हम इनका उच्चारण करते हैं तो फेफड़े जो हमारे हैं प्यारे बच्चों, पहले वायु को अंदर खिलेते हैं और फिर बाहर छोड़ते हैं। हम अपना यहाँ पे हल्का सा हाथ रखेंगे और ये, रे, ले, वे का उच्चारण करेंगे। तो जैसे हमने ये बोला तो पहले हमारा हाथ थोड़ा सा अंदर गया फिर बाहर आया। ऐसे प्यारे बच्चों इसको बोलते हैं कि जब फेफड़े पहले अंदर की ओर वायु को ले और फिर बाहर छोड़े, तो उसी की वजह से इसका नाम पड़ गया अंतस्थ व्यंजन। और इनकी संख्या है ये, रे, ले, वे 4। इस पूरे शरीर पर सबसे ज्यादा दबाव, प्रेशर जो पड़ता है वो इन वर्णों के उच्चारण पर पड़ता है, इसी वजह से इसको अंतस्थ कहा गया। इसके बाद में आता है हमारा तीसरा भेद, वो है ऊष्म या उष्मान व्यंजन। हम पढ़ रहे हैं व्यंजन के भेद, और उसमें तीसरा है ऊष्म या उष्मान व्यंजन। ऊष्म कहते हैं प्यारे बच्चों गर्म को, यानी कि जहां गर्म वायु बाहर निकलती है, गर्म वायु बाहर निकलती है तो उसे क्या कहते हैं हम? ऊष्म। ये तीनों तरह के जो स होता है और एक ये है, और इनकी भी संख्या क्या होती है प्यारे बच्चों? 4 ही होते हैं, ये भी 4 ही वर्ण होते हैं। जब हम इन्हें उच्चारण करते हैं तो हमारे फेफड़े गर्म वायु को शरीर से बाहर निकालते हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता, आप उच्चारण करो कै, खे का, कै, खे, गे, गे में किसी में भी गर्म एयर बाहर नहीं निकलेगी। लेकिन तीनों तरह के से है का हम प्रयोग करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, उसमें गर्म एयर आती है, गर्म हवा बाहर आती है। और इसी वजह से आपको ध्यान रखना है कि यहाँ ये चारों के चारों जो वर्ण हैं ये ऊष्म या उष्मान व्यंजन कहलाए, क्योंकि ऊष्मा शब्द भी इसी से ही बना है। शरीर की जो गर्मी है फेफड़े वो बाहर निकालते हैं, इसी वजह से हम इन वर्णों का उच्चारण कर पाते हैं। और ये साइंटिफिक प्रूफ भी है। आपको ये ध्यान रखना है, जब भी बॉडी का टेम्परेचर अलग हो, बाहर का टेम्परेचर अलग हो, तो ये तो हमें गर्मी ज्यादा लगेगी या सर्दी लगेगी। उस समय में 50 से 60 बार से है का उच्चारण अगर कर दे तो टेम्परेचर इक्वल हो जाता है, तो ना गर्मी लगती है, और जिसको सर्दी लग रही है तो उसको सर्दी भी नहीं लगती। अगर किसी को नींद नहीं आ रही है तो स्वाभाविक बात है 50 से 60 बार आप प्यारे बच्चों ये, रे, ले, वे का उच्चारण करो, अपने आप शरीर में थकान पैदा होगी और थकान की वजह से नींद का आना स्वाभाविक है। इसीलिए क्योंकि शरीर पे सबसे ज्यादा प्रेशर, सबसे ज्यादा दबाव अगर पड़ता है तो इन 4 वर्णों के उच्चारण करने पे पड़ता है, और यही इनका सीक्वेंस भी है। तो पहले ये, फिर रे, फिर ले, फिर वे, पहले ये वाला सहसलजम वाला, फिर षटकोण वाला, फिर सपेरे वाला, और फिर ये है हल। ये वर्ण आते हैं क्योंकि हिंदी शब्दकोश में वर्णों
और जो शब्दों का जो स्थान है प्यारे बच्चों वो भी हम इन्हीं के आधार पे करेंगे, इसलिए इनका सीक्वेंस भी आपको याद रखना है। इसके बाद ये है यहाँ पर प्यारे बच्चों चौथा, यहाँ पर ये भेद है हमारा चौथा भेद, संयुक्त व्यंजन। ये क्या है? संयुक्त व्यंजन। इनके संयुक्त व्यंजन का दूसरा नाम है संयोग व्यंजन। ये क्या कहलाता है? संयोग व्यंजन। यहीं पे लिख देते हैं, संयुक्त या संयोग व्यंजन। इसके अंतर्गत एक तो प्यारे बच्चों ये होता है, एक ये होता है, एक ये होता है और एक हमारा ये होता है। इनकी भी जो संख्या होती है वो भी होती है प्यारे बच्चों 4। प्रयोग हम 5 का करते हैं और वो 5वां कौन सा है? 5वां हमारा ये है। संख्या जब पूछे तो 4 ही रहेगी क्योंकि 5वें को हम इसमें काउंट नहीं करते। यहाँ ये जो मिलके बना है प्यारे बच्चों ये कै और सै को मिलके बना है। मैं अपने पास से कुछ नहीं कर रहा हूं, बस आपको मैं दिखा रहा हूं। देखो यहां से लेके यहां तक ये कै की आकृति है, तो इसको समझो। मैं कह रहा हूं कोई डाउट ही नहीं बचेगा। जैसे सौरभ कह रहा है सर कुल कितने व्यंजन होते हैं, पहले व्यंजन पढ़ लो उसके बाद में बता ही देंगे, आप ही बताओगे फिर कितने व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो ये जो बीच बीच में खुजली हो जाती है ना ब्रेन की कि सर ये बता दो ये क्या है, जब टॉपिक अपने आप हो जाएगा ना तो क्वेश्चन दिमाग में नहीं बचेगा। क्वेश्चन बच गया तो फिर टीचर कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये कै किसकी आकृति है? कै की। अगर मैं इसमें यहाँ ये डंडा दे दूं तो ये क्या बनेगा प्यारे बच्चों? ये सै बन गया। तो यानी कि शब्द की वर्ण की संरचना पे जाओ और हमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि हमें उसमें 2 व्यंजन दिखाई दे रहे हैं। और पहले वाला जो व्यंजन होता है, ऊपर वाला जो व्यंजन होता है वो हमेशा आधा होता है। तो इसमें ये पहले वाला आधा होगा, ऊपर वाला आधा होगा और ये बाद वाला हमेशा पूरा होता है। इसमें क्या दिखाई दे रहा है? देखो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है प्यारे बच्चों? ये आधा तय है। और ये नीचे वाला क्या होता है? ये पूरा होता है। और ये क्या दिखाई दे रहा है हमें? रे है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये देखो क्या है? ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये बन रहा है आधा जय। क्लियर? अब यहाँ से लेके यहाँ तक देखो ये कौन सा वर्ण है। इसके बाद में ये कौन सा वर्ण है? च वर्ग का अंतिम वर्ण, इसको हम बोलते हैं प्यारे बच्चों ये, जो व्यंजन में भी इसके स्थान पे अनुस्वार आते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो आकृति है ये वाली आकृति है। ये देखो मैं अपने पास से कुछ नहीं कह रहा हूं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये किसकी आकृति? आधे सै की। और इस वाले सै को हम ऐसे भी लिख सकते हैं आधा। क्लियर? और ये क्या है प्यारे बच्चों? पूरा रे। तो इसका मतलब ये हुआ कि संयुक्त व्यंजन में 2 व्यंजन होंगे और वे दोनों व्यंजन अलग अलग होंगे। एक पॉइंट, संयुक्त वो तब होगा जब उसमें 2 चीजें होगी, और जो वो दोनों चीजें अलग अलग है, दोनों व्यंजन है, तभी वो क्या बना प्यारे बच्चों? संयोग व्यंजन या संयुक्त व्यंजन बना। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है, संयुक्त व्यंजन का जो पहला व्यंजन होता है वो हमेशा आधा होता है, स्वर रहित होता है, शुद्ध व्यंजन कहलाता है। तो ये आधा व्यंजन है, स्वर रहित है और शुद्ध व्यंजन है, और बाद वाले सारे क्या है प्यारे बच्चों? पूरे हैं। क्लियर? ऐसे ये भी बना है, यहां से लेके यहां तक ये है द, यहां से लेके यहां तक ये क्या है प्यारे बच्चों? आधा द। ये देखो यहां से लेके यहां तक ये द, और यहां से लेके यहां तक ये क्या है? ये है ये, यानी कि ये द और ये को मिला के बना। ये भी 2 अलग अलग ही व्यंजन है। इसमें भी पहला व्यंजन आधा है और ये भी 2 व्यंजनों का संयुक्त रूप है, इसलिए ये भी संयुक्त ही व्यंजन कहलाता है। लेकिन हम इसकी संख्या में काउंट नहीं करते। उसका कारण ये है प्यारे बच्चों, जैसे अगर मैं यहाँ शब्द प्रयोग कर लेता हूं कि यहाँ जो हम प्रयोग कर रहे हैं इसका, वो कहाँ कर रहे हैं प्यारे बच्चों? क्षत्रिय में। इसका प्रयोग हम कहाँ कर रहे हैं? छात्र में। इसका प्रयोग हम कहाँ कर रहे हैं प्यारे बच्चों? ज्ञान में। इसका प्रयोग कहाँ कर रहे हैं हम? श्रीमान में। तो यानी कि एनीथिंग, और भी बहुत सारी जगह हम प्रयोग कर सकते हैं। और इसका प्रयोग हम कहाँ कर रहे हैं प्यारे बच्चों? विद्या में या विद्यालय में। क्लियर? अब हम इस विद्या को इस रूप में भी लिख सकते हैं, लेकिन आप बाकी किसी को नहीं लिख सकते इस रूप में। क्या आप इस वाले 6 को यहां इस रूप में लिख सकते हो? इसको कैसे
आप इसको क्षत्रिय मान लोगे? नहीं मानोगे, क्योंकि वो वर्तनी है ही नहीं, वो शुद्ध शब्द है ही नहीं। तो इनका तो प्रयोग हम इन्हीं रूप में कर रहे हैं, लेकिन इसका प्रयोग हम इस रूप में कर रहे हैं बेटे। जैसे हम गद्य शब्द लिखते हैं तो वहां हम ऐसे भी लिखते हैं, पद्य शब्द लिखते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो वहां हम आधे दें और यह के रूप में लिख रहे हैं, आधे दें और यह के रूप में लिख रहे हैं। इसी वजह से जो चार जो संख्या होती है संयुक्त व्यंजनों की, उस चार संख्याओं में प्यारे बच्चों इसकी काउंटिंग हम नहीं करते। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये चार ही होंगे, पांच नहीं होंगे। प्रयोग तो हम पांच का कर रहे हैं, लेकिन इनकी संख्या क्या रहेगी? चार ही रहेगी। और ये क्या कहलाएंगे? संयुक्त व्यंजन। मैं अपने पास से कुछ नहीं बताया, यहां से यहां तक ये देखो, ये वाली आकृति है सह की, ये पूरा रहे, सबको पता है। दोबारा से समझा देता हूं, क्योंकि आप में से ज्यादातर लोग विद्वान लेखक और साहित्यकार हैं। ठीक है, जब वर्णमाला पढ़ाएंगे तब तो कहेंगे सर भर्ती कब आएगी, और जब वर्णमाला को समझाएंगे तब कहेंगे सर हिंदी साहित्य कब पढ़ाओगे, और जब प्यारे बच्चों वर्णमाला के लॉजिक बताएंगे तब कहोगे सर छंद पढ़ा दो ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भारतीयों की पहचान है। जिस समय जो काम करना है, शादी होगी 25 साल बाद, शादी के बाद में पहले टेंशन है, पता नहीं कैसी बहू आएगी, ठीक है, कि या घर भी बसेगा कि नहीं बसेगा, शादी होगी भी नहीं होगी, उम्र हुई नहीं, शादी की टेंशन है। और जब शादी हो जाती है, भी बच्चे होंगे कि नहीं होंगे, फिर उसकी टेंशन है। और जब बच्चे हो जाए फिर उसकी टेंशन है कि पता नहीं इनकी अच्छी परवरिश होगी कि नहीं, अच्छी जगह पढ़ेंगे। ये भारतीयों की ये टेंशन है, बाकी जगह कहीं नहीं सोचते। बाकी सब वर्तमान में जीते हैं और भविष्य को संवारते हैं। भारतीय लोग क्या करते हैं? भूतकाल का पीछा छोड़ते नहीं है, भविष्य की ज्यादा चिंता करते हैं और वर्तमान को कभी देखते नहीं है। इसी वजह से यहाँ सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, इसी वजह से यहाँ करोड़ों की लाखों की संख्या में फार्म पहुंचते हैं। कोई ऐसा नहीं है, सबको नौकरी चाहिए। अरे जरूरी थोड़ी आप में से बहुत सारे टीचर बन जाओ, कोई पब्लिक टीचर बन जाओ, प्राइवेट बन जाओ, यूट्यूब पे छा जाओ, जैसे प्यारे बच्चों हम पढ़ा रहे। जरूरी है नौकरी करनी? जो आप 30 साल की नौकरी में निकालोगे वो 5 साल में भी निकाल सकते हो चीजें। लेकिन अगर लाइफ के रिस्क कम करने हैं तो नौकरी एक बहुत बढ़िया चीज है। समस्या ये है कि दिमाग के घोड़े तो दौड़ाने हैं, लेकिन वो ऐसी जगह नहीं दौड़ाने जहां पर प्यारे बच्चों कुछ न कुछ नया प्रोडक्ट हम बना पाए, जहां तक देश के समाज के काम कुछ न कुछ चीज आए, जहां तक हम अपने स्टैंडर्ड को प्यारे बच्चों उठाए, वहां पे कभी नहीं करेंगे। यहां पे मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं, ये दोबारा एक शब्द है, इसमें प्यारे बच्चों ये दे आधा है और वह पूरा है। ये तो क्लियर होगा, क्योंकि आप इसको भी दोबारा बोल रहे हो, इसको भी दोबारा बोल रहे हो। तो ये वाला जो दे आपको पूरा लग रहा है ना, ये हमेशा आधा ही होता है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि इसके अंदर प्यारे बच्चों यहां पर पहले वाला जो होता है वो आधा है, और जो बाद वाला होता है, बाद वाला कौन सा है? यहाँ वह है, वो हमेशा पूरा होता है। मैं बार बार कह रहा हूं, ऊपर वाला हमेशा आधा होता है, ऊपर वाला ये आधा है, और नीचे वाला जो होता है वो हमेशा पूरा होता है। अब आप में से किसने पूछा सर इसमें बताइए इसमें क्या है? मान के चलो द्वंद शब्द आ गया, ये शब्द आ गया द्वंद, ठीक है, या मान के चलो यहाँ ध ही दे दिया इसने, बहुत में जेब है। तो प्यारे बच्चों यहाँ द आधा है और ध क्या है? पूरा है। यानी कि ये शुद्ध व्यंजन है, ये स्वर रहित है और ये स्वर सहित है। व्यंजन के दो रूप है, आपको बताए थे जब हमने व्यंजन शुरू किया। एक आधा व्यंजन होता है, ये आधा है, ये पूरा है। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है, जबकि आप क्या समझते हो? उल्टा। ठीक है, इसलिए ऐसा नहीं करना। तो पहले वाला क्या रहेगा? आधा रहेगा। अब इनमें जो पूरा व्यंजन है ना, इसमें कोई ना कोई स्वर है, और वो क्या है? सब में ए है लास्ट वाले में, इसलिए तो से के साथ ए की साउंड आ रही है ना, रे के साथ ए की साउंड आ रही है, और इसमें ये के साथ ए की साउंड आ रही है, रे के साथ ए की साउंड आ रही है, ये के साथ ए की साउंड आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये पूरे हुए, ये स्वर रहित, प्यारे बच्चे स्वर सहित व्यंजन है, अर्थात ये पूरे व्यंजन है। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे? आपसे क्वेश्चन पूछेगा इससे संबंधित सही विकल्प बताइए क्या है। एक तो दे दिया प्यारे बच्चों ये वाला, अब मैं ये हटा देता हूं क्योंकि फिर आप रट्टा मारोगे, और मैं यही पूछता हूं, वहां मैं लिखता ही नहीं। आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि इससे संबंधित सही विकल्प बताइए क्या है।
बताइए जी, 4 ऑप्शन है जी, दिमाग लगाइए, बताइए। हमें कोई जल्दी नहीं है, स्टार्टिंग में थोड़ा स्पीड कम रहती है, बाद में अपने आप ही बढ़ा देते हैं, क्योंकि बच्चे समझ जाते हैं टीचर के पढ़ाने का तरीका क्या है। मैंने कहा नहीं था कि बहुत सारे जो बच्चे हैं ना, वो विद्वान है, लेखक है, साहित्यकार जुड़े हुए हैं, ठीक है। ज्यादातर जो बच्चे बता रहे हैं राइट आंसर 4th बता रहे हैं, जबकि राइट आंसर है 3rd, तीसरा है। मुझे पता था कि यह गलती करोगे, इसलिए तो पूछा। टीचर वही होता है जो ये पता रखता हो, जिसको ये मालूम हो कि बच्चे किस तरह की गलतियां कर सकते हैं, किस तरह के बच्चे सीखते समय गलतियां करते हैं, जिसको ये पता है ना बेटे, आपको वो वही सिखाएगा जो आपका सिलेबस है, और उससे पढ़ के फिर गलतियां होगी बहुत कम, यथार्थ न के बराबर। क्यों हुआ? हमने क्या कर लिया, सबने अभी पढ़ा कि आधा कै और सै से मिलके बनता है। भाई ये क्या है? व्यंजन है, और व्यंजन में क्या है प्यारे बच्चों? कोई ना कोई स्वर मिला होता है। बात एक, आप उसे कहो या इसे कहो, बात तो एक ही है। हमने तो जो व्यंजन था उसको स्वर के साथ लिख लिया, तो जरूरी है वहां तो रट्टा मारने की कि यही होगा, तो ये भी तो हो सकता है जब वो नहीं दिया। अरे ये एक व्यंजन, और व्यंजन में कोई ना कोई स्वर होता है, अपने व्यंजन की डेफिनेशन लिखी है 56 बार। अब आप में से कोई पहला बता रहे हैं, ये पहला क्यों गलत है? क्योंकि इसमें पहला ये पूरा है, जबकि आधा होना चाहिए था। तो ये तो गलत किसकी वजह से हुआ? ये गलत इसकी वजह से हुआ क्योंकि कै को क्या आना चाहिए था? आधा आना चाहिए था, और सै होता पूरा। ये इस रूप में होता तब सही होता ना ये, और ये इस वजह से गलत है, इसमें सै भी आधा ले लिया, ठीक है, जबकि बाद वाला हमेशा पूरा होता है। और ये इस वजह से सही है कि इसमें पहला आधा है, और फिर ये जो व्यंजन है अपने आप में सै, इसको यहां खोल के रख दिया व्यंजन में और स्वर के रूप में, क्योंकि व्यंजन की डेफिनेशन है उसमें कोई ना कोई स्वर होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों कि यहां क्या शब्द आ गया? कोई नहीं। कोई नहीं कैसे हो जाएगा जब ये दिया हुआ है? ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आप तो राइट आंसर क्या हुआ? ये हुआ। अगर वो ये देता तो फिर राइट आंसर ये होता, इसी का ही जो है खुला हुआ रूप ये हो गया। अरे a + b² बराबर क्या लिखते हो भाई? तो a² b² + 2ab लिख रहे हो ना, तो वो ये दे या ये दे बात बराबर है, वो ये दे या ये दे, यहां खोल के लिख दिया हमने। तो राइट आंसर तीसरा हुआ, ना पहला है ना दूसरा है। और तीसरा आंसर देने वाले बच्चे बहुत कम थे, जबकि क्वेश्चन कुछ नहीं था, ये वर्णमाला था, वही क्या ख गया गया वाला जो पहली क्लास दूसरी क्लास में बच्चे पढ़ते हैं। अब आप कहोगे सर जी तीसरी क्लास ले रहे हो वर्णमाला की, ऐसा क्या हो गया? क्योंकि अगर मैं 50 क्वेश्चन पूछूं ना तो आप 5 का आंसर नहीं दे सकते, ये मुझे अच्छी तरह पता है, ये सच्चाई है। और जबकि वर्णमाला को सोच के देखो, अपनी लाइफ में 15 अलग अलग टीचरों से कम 50 बार आप पढ़ चुके हो। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो पहली बार वर्णमाला को पढ़ रहा हो। 15 अलग अलग टीचरों से और 50 जगह से, 50 किताब, यूट्यूब के चैनल, ठीक है, अभी स्कूल कॉलेज में अलग अलग आप 50 बार ये टॉपिक पढ़ चुके हो, और उसके बावजूद ये हालत है। और मैंने तो एक ही क्वेश्चन पूछा, अभी तो जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन वो आप तब कर लोगे। क्यों? क्योंकि आपकी समझ में चीजें आ चुकी होगी। तो हम पढ़ रहे थे व्यंजन के भेद, एक होता है अंतस्थ, दूसरा उसमें, और चौथा क्या होता है? संयुक्त व्यंजन। 5वें की बारी आ जाती है, 5वां, क्योंकि कुल जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं? 5। और 5वां कौन सा भेद होगा प्यारे बच्चों? उतक सीपित व्यंजन। इसका अर्थ क्या होता है कई बार बता चुके हैं, फिर भी फेंकना, उछलना। जिन वर्णों का झटके के साथ उच्चारण, उच्चारण मतलब बोलना, उच्चारण किया जाता है,
उन्हें तक्षेपित व्यंजन कहते हैं। एक पॉइंट, इनकी संख्या 2 होती है। डे और डे, इनका प्रयोग हमेशा किसी भी शब्द के आरंभ में नहीं होता, बल्कि शब्दों के बीच या अंतिम वर्ण के रूप में किया जाता है। जैसे सड़क, लड़का, डंडा, मेंढक, पढ़ना, गढ़, चढ़। ये क्या है प्यारे बच्चों? ये वाला डे, और ये क्या है? ये वाला डे। क्लियर? आप समझ चुके हो? तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों कि यहां शाब्दिक अर्थ पूछे तो आप क्या कहोगे? फेंकना या उछलना। डेफिनेशन पूछे जिन वर्णों का झटके के साथ उच्चारण किया जाता है उन्हें उत्क्षेपित व्यंजन कहते हैं। संख्या कितनी होती है? 2। कौन से प्यारे बच्चों? ये 2 जिनमें ये बिंदी लगी होती है। इनका प्रयोग कहाँ होता है? तद्भव शब्दों में, केवल हिंदी के अंदर। ठीक है, संस्कृत में प्रयोग होता नहीं है, अरबी, उर्दू, फारसी में इनका प्रयोग होता नहीं है। इनका प्रयोग हमेशा किसी भी शब्द के आरंभ में नहीं होता, बल्कि शब्दों के बीच या अंतिम वर्ण के रूप में होता है। जैसे यहाँ सड़क में ये आया बीच में, लड़का में बीच में आया है, यहाँ डंडा में लास्ट में आया है, मेंढक में बीच में आया है, पढ़ने में यहाँ बीच में है, गढ़ में, चढ़ में यहाँ क्या आया है? लास्ट में। एनीथिंग, और भी बहुत सारे शब्द होते हैं जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में प्रयोग करते हैं। अभी भी बहुत सारे शब्द आएंगे, आगे हम लिखेंगे, तो उनमें भी प्यारे बच्चों हम इनका प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गए? व्यंजन के 5 अलग अलग भेद। मूल जो व्यंजन के भेद होते हैं वो 3 हैं। अब मान के चलो क्वेश्चन पूछ रहा है व्यंजन के कितने भेद हैं? ऑप्शन में 5 है तो राइट आंसर 5, 5 नहीं है तो 4 है तो राइट आंसर 4, और 4 भी नहीं है तो फिर राइट आंसर 3। वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो पूछना क्या चाहता है। तो ये 5 मैक्सिमम, इसके अलावा व्यंजन का कोई भेद नहीं होता है। भेदों में, व्यंजन के प्रकारों में केवल और केवल हम इन 5 का ही प्रयोग करते हैं। अपने आप में 4 कब होते हैं? जब हम इसी भेद को, जो 5वां आपके सामने है, स्पर्श व्यंजन में जब काउंट कर लेते हैं, क्योंकि यही 2 व्यंजन हम 25 के साथ 2 जोड़ के 27 बनाते हैं, तो उस कंडीशन में केवल और केवल 4 भेद बचते हैं। और चूंकि जो आपने अभी चौथा भेद पढ़ा प्यारे बच्चों, वो जो चौथा भेद था, ये अपने आप में जो संयुक्त व्यंजन थे, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो अंतस्थ में, ऊष्म में और स्पर्श में। भाई संयुक्त किन से बना? 2 अलग अलग व्यंजन से। और वो व्यंजन ये तो पहले प्यारे बच्चों स्पर्श रहा है, ये क्या है? ये स्पर्श है। और ये क्या है प्यारे बच्चों? यहाँ ऊष्म। तो जब ये स्पर्श और ऊष्म को बना, मिलके बना, तो फिर हम चौथा भेद क्यों माने? क्योंकि ये तो ऑलरेडी स्पर्श में आ चुका है, ये ऊष्म में आ चुका है। इसलिए मूल जो भेद होते हैं व्यंजन के वो 3 होते हैं, लेकिन कुल जो भेद होते हैं वो 5 होते हैं जब हम इनको अलग अलग पढ़ते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। क्लियर? चलो जी,
अब इसके बाद जो क्वेश्चन हमें करने हैं वो है वर्णों के उच्चारण स्थान के, और इसके बाद जब हम सारे पढ़ लेंगे इनके वर्णों के उच्चारण स्थान भी और ये भी, तब हम पढ़ेंगे आभ्यंतर पर्यटन और प्यारे बच्चों बाह्य पर्यटन के आधार पर वर्णों के भेद। उसमें सारे स्वर कौन से अल्पप्राण है कौन से महाप्राण है, उसमें सारे व्यंजन अंतस्थ उसमें भी, उसके बाद अनुस्वार और विसर्ग भी। तो पहले एक बार सारी कैटेगरी को देख लेते हैं, उसके बाद में फिर सब जब कंप्लीट हो जाएंगे तब बताएंगे आपको कि इनमें से कौन कौन से अल्पप्राण है कौन से महाप्राण है, कौन से इसमें घोष कहलाएंगे और कौन से इसमें अघोष कहलाएंगे। इसके अलावा कुछ बेसिक क्वेश्चन और आते हैं और उनको और देखिए। एक कहलाता है प्यारे बच्चों लुंठित या परकंपी व्यंजन। जो लुंठित या परकंपी व्यंजन होता है वो अपने आप में प्यारे बच्चों रे कहलाता है। इसके बाद में दूसरा जो क्वेश्चन होता है यहां से एक होता है पार्श्विक या वत्सरीय व्यंजन, और वो होता है प्यारे बच्चों ले। इसके बाद एक और रूप होता है वो होता है द्वित व्यंजन या द्विगुण व्यंजन, द्विगुणी व्यंजन। जब एक ही व्यंजन दो बार आ जाए, जैसे उद्यम, जैसे बच्चा, जैसे डिब्बा, ये सब द्विगुण कहलाते हैं, द्वित कहलाते हैं। लट में भी हम प्रयोग कर सकते हैं दोनों रूप में। एक इसके बाद प्यारे बच्चों होता है अर्धस्वर। अर्धस्वर होते हैं यह और वह, ये क्या कहलाते हैं अर्धस्वर। एक कहलाते हैं प्यारे बच्चों संघर्षी, संघर्षी व्यंजन। यही चार संघर्षी कहलाते हैं, जिनको हम ऊष्म कह रहे थे वो क्या कहलाते हैं संघर्षी व्यंजन। इसके बाद होता है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन, यहां से भी क्वेश्चन होता है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाता है झ। क्लियर, इसमें स्पर्श भी होगा और संघर्ष भी होगा। ये क्या कहलाता है प्यारे बच्चों स्पर्श संघर्षी व्यंजन। इसके बाद व्यंजन के रूप। एक व्यंजन तो होता है हमारा प्रकाश प्रहार, इसमें प्यारे बच्चों रे हमेशा पूरा होता है, पे होता है आधा। ठीक है। दूसरा एक रे होता है हमारा ट्रक और ट्रेन, इसमें भी रे होता है पूरा। एक होता है तर्क, कर्ण, ये वाला रे होता है आधा। और एक होता है प्यारे बच्चों रथ, इसमें भी रे होता है पूरा। और एक होता है तरण या पितृ, कृपया या कृष्ण, इसमें कोई रे नहीं होता, इसमें होता है री, और ये कहलाता है स्वर। ये आपको अलग अलग जो प्रकार है प्यारे बच्चों ये आपको देखने हैं। देखो अब प्राण शब्द है, प्रण शब्द है, प्रकाश है, प्रहार है,
एनीथिंग और भी बहुत सारे, चक्र में भी हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, मान के चलो यहाँ पे हमने क्या प्रयोग किया, चक्र। तो आप क्या कहोगे प्यारे बच्चों, ये आधा च और ए को मिला के बना है। अब इसमें जो क है ये पहले वाला आधा रहेगा, बाद वाला पूरा, तो ये तो बन गया च और ये बन गया, ऐसे शब्द बने। यानी कि यहाँ इस चक्र में जो ये रह आया है ना, ये रह पूरा है, यानी कि ये स्वर सहित व्यंजन है। और ये ऊपर वाला क्या, जिसको आपको पूरा मानते हो, वो हमेशा आधा होता है। मैं बार बार बता रहा हूं। ऐसे यहां पर ये ध्यान रखना है, लुंठित या परकंपित व्यंजन क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि यहां पर जो जीभ है ना हमारी, वो लुढ़क जाती है। और जहां जिस वर्ण के उच्चारण करने में जीभ लुढ़कती हो तो उसको कहते हैं लुंठित। जिसमें जीभ कंपन करती हो, तो जैसे केंचुआ नहीं होता है, एक बार क्या करता है, वो झटका लेके आगे बढ़ता है, फिर बीच में से उठता है, फिर झटका लेके है। तो रे के उच्चारण में जीभ हमारी ऐसे ही करती है। ठीक है, तो इसलिए रे, जब रे बोलेंगे ना तो क्या कर रही है, बीच में 2-3 बार फुदक रही है रे, तो इसी वजह से उसको परकंपित बोलते हैं, क्योंकि बाद में कांपती रहती है। और क्या बोलते हैं, लुंठित, लुढ़क जाती है। तो रे क्या कहलाया अपने आप में, लुंठित या परकंपित व्यंजन कहलाया। पार्श्विक या वत्सरीय, जब हम लय का उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जीभ है ना, वो आड़ी तिरछी हो जाती है। जैसे प्यारे बच्चों, कई बार आपने देखा होगा बाइक को थोड़ा सा तिरछी करके, या गाड़ी को एक टायर पर एक टायर को खड़ा करके चला देते हैं। ठीक है, तो जब चीजें सीधे ना चल के उसको थोड़ा सा तिरछा कर दिया जाए, तो जब लय का उच्चारण करते हैं हमारी जीभ सीधी नहीं रहती, बल्कि क्या हो जाती है, तिरछी हो जाती है। तो वो क्या कहलाता है, इसी को बोलते हैं बाईपास। बाईपास मतलब साइड से। तो जब एक साइड से तिरछी हो जाए तो वो क्या कहलाई, पार्श्विक या वत्सरीय व्यंजन। और वो कौन सा कहलाता है प्यारे बच्चों, लय। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, कोई इनके बारे में चर्चा नहीं करता, लेकिन अब स्वर और व्यंजन वे पुराने वाले ना पूछ के आज के टाइम में प्यारे बच्चों ये पूछे जा रहे हैं। हाँ, आज देंगे, सिलेबस भी, पीडीएफ भी, नोट्स भी सारे आज दे देंगे। इसके बाद द्वित व्यंजन या द्विगुण व्यंजन, एक ही बात है, दोनों एक ही नाम है। द्वित कहते हैं हम व्यंजन के 2 रूप, और द्विगुण भी उसे कहते हैं व्यंजन के 2 रूप। व्यंजन के 2 रूप कौन सा होता है, एक आधा होता है, ये वाला आधा है, ये पूरा है, ये आधा है, ये पूरा। ऐसे यहाँ ऊपर वाला आधा है और नीचे वाला क्या है, पूरा। आप इस उद्यम को कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे ना, तो ये पहले वाला आधा हुआ और इससे पहले प्यारे बच्चों जो ये है ये पूरा हुआ। तो यानी कि व्यंजन के 2 रूप होते हैं, एक आधा व्यंजन, एक पूरा व्यंजन, अर्थात एक स्वर सहित और एक स्वर रहित। तो स्वर रहित कहलाया आधे वाला और स्वर सहित कहलाया पूरे वाला। तो ये कहलाते हैं द्विगुणी व्यंजन या द्वित व्यंजन। अर्ध स्वर किसको कहते हैं प्यारे बच्चों, व्यंजन में से जो अंतस्थ व्यंजन का पहला, ये अंतस्थ में का पहला है और ये अंतस्थ का क्या है, लास्ट वाला। अंतस्थ व्यंजन में जो पहला और लास्ट वाला होता है वो अर्ध स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, स्वर है ये व्यंजन लेकिन आधे स्वर कहलाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि इसमें से भाषा वैज्ञानिक और व्याकरण शास्त्रियों का जो मत है उस पे जो वास्तव में दोनों के विचार मिलते हैं वो आपके सामने है। संघर्षी व्यंजन कहते हैं हम, जिसको हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजनों में क्या है, संघर्ष पैदा होता है, घर्षण पैदा होता है। संघर्ष को कहते हैं घर्षण। तो जहां जीभ पर रगड़ लगते हुए वायु बाहर निकलती हो तो वो संघर्षी कहलाता है। तो वायु जीभ पे रगड़ा खाएगी तब हम उच्चारण कर पा रहे हैं, तो वो क्या कहलाए, संघर्षी व्यंजन। से है, ये चारों के चारों संघर्षी कहलाते हैं। दूसरा पूछा जाता है स्पर्श संघर्षी। अब स्पर्श का मतलब क्या हुआ, जो स्पर्श व्यंजन है उसमें से कौन सा व्यंजन है जो स्पर्श संघर्षी है, जो जीभ का स्पर्श भी हो रहा हो, जहां यानी कि स्पर्श व्यंजनों में से भी आते हो और वो संघर्षी के अंदर भी रखा गया, तो वो है प्यारे बच्चों झ झंडे का झ। क्योंकि झ का जो हम प्रयोग करते हैं वो वास्तव में स्पर्श संघर्षी है। व्यंजन के रूप देखिए क्या क्या है, इसमें ऊपर वाला आधा है, पै जिसको आप पूरा समझ रहे हो वो पै आधा है और रे इसके अंदर पूरा है। तो प्रहार प्रकाश में प्रवेश में रे हमेशा क्या होता है, पूरा। ठीक है, यानी कि स्वर सहित होता है। इसके बाद ट्रक के अंदर, ट्रेन के अंदर प्यारे बच्चों जो हम प्रयोग करते हैं, ड्रम है, ड्रम शब्द ले लेते हैं हम। तो ड्रम में, ट्रेन में, ट्रक में जो ये लगा होता है ना, राष्ट्रीय में जो ये रे लगा होता है, राष्ट्रीय में भी तो प्रयोग करते हैं ना ये, तो ये जो होता है प्यारे बच्चों पूरा रे होता है। इसके बाद जो तर्क में जो ऊपर रे लाए हैं, तैरने वाला रे बोलते हैं इसको, तो ये तैरने वाला जो रे होता है ये होता है आधा। और हमेशा काउंट कहाँ होगा, जिस वर्ण से ऊपर लगा हुआ है उससे पहले,
ये आपको ध्यान रखना है। जिस वर्ण के ऊपर लगा है उससे पहले। ये वाला काउंट कहाँ होता है? जिस वर्ण के साथ लगा होता है उसके बाद में। एकदम उल्टी चीज है। यहां ये पहले काउंट होगा आधा, और पूरा हमेशा जिस भी वर्ण के साथ लगा होता है, जिस भी वर्ण के साथ लगा होता है उसके बाद में हम इसका प्रयोग करेंगे। ये जिसके बाद में लगा होता है, ये ट्रक में, ट्रेन में जो लगी है, ये जिस भी वर्ण के साथ लगा है उसके बाद में प्रयोग करेंगे। इसलिए हम ट्रक को कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों? ऐसे लिखेंगे। ये क्या बोल रहे हो आप? ट्रक। अब ये मैं हटा दूं, ये तो टक हो गया। अगर मान के चलो मैंने प्यारे बच्चों ये हटा दिया चिन्ह, अब मैंने सिर्फ ये लिख दिया, टक लिख दिया, तो ये तो ट्रक नहीं बना। तो इसका मतलब ये हुआ, हम इसका जो प्रयोग कर रहे हैं हम रे के स्थान पे कर रहे हैं। क्लियर? ऐसे रथ में क्या है प्यारे बच्चों? ये रे है स्वर सहित, ठीक है, यानी कि पूरा व्यंजन है। लेकिन आप गलती क्या करते हो? जो यहाँ तरण में, पित्र में, ऋण में, ठीक है, जो री का प्रयोग होता है उसी री के स्थान पर ही प्यारे बच्चों ये वाले रे आए हैं। ये कभी भी व्यंजन नहीं होता, ये स्वर होता है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना। और वो स्वर कौन सा है? ये वाला री, जो ऋषि में लगता है, जो ऋण में लगता है। आप इसको व्यंजन बना देते हो, ये रे बोलते हो आप इसको, ठीक है। ये री होता है, रे नहीं होता। और ये किसके अंदर आता है? स्वर के अंदर। तो ये व्यंजन नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं। वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्णों के 8 उच्चारण स्थान होते हैं। एक उच्चारण स्थान वर्णों का होता है अकु है विसर्जीय, अकु है विसर्जनीय नाम कंठ। अब आपको ये ध्यान रखना है, इससे पहले जब हम ये कंप्लीट कर लेंगे तो हम पढ़ेंगे आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न के आधार पर स्वर और व्यंजनों का वर्गीकरण। क्योंकि जब हम सारी चीजें कंप्लीट कर ले और उसके बाद में हम क्लासिफिकेशन करें कि कौन सा अल्पप्राण था, कौन सा स्वर, कौन सा व्यंजन अल्पप्राण है, कौन सा महाप्राण है, अंतस्थ में ये लेवे प्यारे बच्चों अल्पप्राण होंगे कि महाप्राण, उसमें ये लेवे अल्पप्राण होंगे महाप्राण, कौन सा घोष है, कौन सा अघोष है, और जो विसर्ग होता है अनुस्वार है उसमें कौन सा प्यारे बच्चों अल्पप्राण है, कौन सा महाप्राण है, कौन सा घोष है, कौन सा अघोष। उस कंडीशन को हम इस कंडीशन के बाद पढ़ेंगे, क्योंकि समझ में भी चीजें तभी आएगी, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि वर्णमाला अपने आप में 4 अलग अलग सेक्शन में बटी हुई है। तो उसमें से हम जो स्टार्ट किए वो दूसरा सेक्शन की, और इसी दूसरे सेक्शन में आएंगी वे तमाम चीजें, ठीक है। क्योंकि पहले हम ये सीखेंगे आखिर हमें उच्चारण कौन से वर्ण का कहां से करना है और किस वर्ण का उच्चारण कहां से होता है। तो वर्णों के जो कुल उच्चारण स्थान है वो 8 है। यानी कि शरीर के अंदर हमारे 8 अंग ऐसे हैं जिनका प्रयोग हम वर्णों के उच्चारण अर्थात बोलने के दौरान करते हैं। उनमें से एक है प्यारे बच्चों हमारा ये कंठ, दूसरा है ये वाला हिस्सा तालु जो अंदर है, जीभ के ऊपर और नीचे की जो खाली जगह है जहां पर ये जीभ लगती है, ये जो ऊपर और नीचे जीभ लगी है उस स्थान को कहते हैं हम तालु अर्थात तालव्य। तो कंठ क्या हुआ अपने आप में? कंठ तो हुआ प्यारे बच्चों गला। क्लियर? एक तो हम यहां से उच्चारण करते हैं, दूसरा एक उस स्थान क्या है? तालव्य। तालव्य किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? तालु को। तालव्य किसे कहते हैं? तालु को। तालु कौन सा स्थान है? ये वाला स्थान। क्लियर? तीसरा जो स्थान है जिसका हम प्रयोग करते हैं उच्चारण के दौरान वो है मूर्धन्य, और मूर्धन्य कहते हैं हम मूर्धा को। और मूर्धा क्या है हमारा? ये जो खोपड़ी के अंदर खाली जगह बची हुई है ना, जहां फेफड़े वायु छोड़ते हैं और जाके वायु वहां टकराती है और उसके बाद बाहर निकलती है, वो स्थान मूर्धन्य कहलाता है। यानी कि ब्रेन के आसपास का जो हमारा खाली स्पेस है उस स्पेस को ही प्यारे बच्चों हम मूर्धा कहते हैं। इसके अलावा हम चौथा किसका प्रयोग करते हैं?
दंतव्य, यानी कि प्यारे बच्चों हम दांत का भी प्रयोग करते हैं उच्चारण करने में। ठीक है, पांचवा आता है प्यारे बच्चों जो उच्चारण स्थान है, हम होठ का भी प्रयोग करते हैं, उसको बोलते हैं हम ओष्ठ। ठीक है, और हिंदी में बोलेंगे हम उसको होठ। तो 5 तो ये ऐसे स्थान हैं जहां हम कुछ वर्णों का प्यारे बच्चों इनसे उच्चारण करते हैं। कुछ उच्चारण स्थान जो है जैसे छठा, 7वां और 8वां है, कुछ वर्ण 2-2 वर्णों से मिलके बने, इसलिए उनका उच्चारण स्थान भी 2-2 जगह से होगा। तो एक का तो होता है प्यारे बच्चों कंठ तालव्य। क्या होता है? कंठ तालव्य। एक होता है कंठ ओष्ठ, यानी कि कंठ और ओष्ठ को मिला के करते हैं हम। किसको मिला के? कंठ और ओष्ठ को। और एक होता है प्यारे बच्चों दंत ओष्ठ, यानी कि वहां दांत को और होठ को मिला के करते हैं। अब रीजन क्या है? जैसे प्यारे बच्चों हमारे पास एक शब्द ये आ गया, वर्ण आ गया ये और ये। अब ये 2 अलग अलग वर्णों को मिला के बनते हैं, ये ए और ई को मिला के बनता है, और ये जो बनता है ये ए और आई को मिला के बनता है। और जब ये 2 अलग अलग जगह से उच्चारण जो 2 वर्णों से मिलके बने तो स्वाभाविक बात है इनका उच्चारण करते समय भी हमें 2 अलग अलग स्थान का प्रयोग करना पड़ेगा। ऐसे प्यारे बच्चों यहाँ पर ये शब्द ले लिया हमने औ, इसका प्रयोग हम करते हैं ए और ऊ के रूप में। इसीलिए जब 2 अलग अलग जगह वर्णों से मिलके बना तो इनका उच्चारण भी 2 जगह से करना पड़ेगा। ऐसे प्यारे बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि यहां से जो वे अपने आप में जो उच्चारण हम करते हैं उसमें भी शरीर के 2 अंगों का ही इन्वॉल्वमेंट होता है। अब वो प्रैक्टिकली बताएंगे सारी चीजें, अभी तो हम बता रहे हैं कि ऐसा हम करते क्यों हैं। तो जितने भी हमने वर्ण पढ़े, अभी स्वर पढ़े, व्यंजन के तमाम भेद पढ़े, अब उन तमाम वर्णों का उच्चारण करने के लिए हम शरीर में 8 अलग अलग तरह की कंडीशन पैदा कर रहे हैं, और शरीर के उन 8 अलग अलग चीजों का मूवमेंट लाके ही, उनको एक्टिव करके ही हम तमाम उन वर्णों का प्यारे बच्चों उच्चारण कर पाते हैं। ऐसा प्रैक्टिकली है क्यों और कैसे आप इनको याद रखोगे? तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि कंठ हम गले को कहा, तालव्य ये तालू वाला स्थान है, मूर्धन्य प्यारे बच्चों ये ब्रेन के पास खोपड़ी के अंदर खाली स्पेस है, दंतव्य ये दांत जिसको आप टीथ बोलते हो, ओष्ठ प्यारे बच्चों होठ का प्रयोग हम करते हैं, फिर है कंठ और तालु। ये संयुक्त क्यों हुए? क्योंकि कुछ 2-2 वर्णों से मिलके बने हैं, और जब 2-2 वर्णों से मिलके बने हैं तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों वो क्या कहलाएंगे? 2 ही अलग अलग जगह से उच्चारण उनका होगा। तो इसीलिए यहाँ पे इन दोनों का उच्चारण कंठोष्ठ है, इसका और इसका उच्चारण कंठ तालु है, और इसका उच्चारण क्या है? वह एकमात्र ऐसा वर्ण है जो एक ही वर्ण से मिलके बना है, 2 नहीं, लेकिन फिर भी इसका उच्चारण 2 अलग अलग जगह से होता है। दूसरी चीज, कुछ चीजें ऐसी होती है समझने के लिए कि आप डेफिनेशन से समझ सकते हो। कई बार डेफिनेशन से चीजें समझ में नहीं आती, उसके लिए एग्जाम्पल दे दिया जाता है, फिर आप एग्जाम्पल से तमाम चीजों को समझते हो। लेकिन कई बार ना तो डेफिनेशन काम आती ना एग्जाम्पल काम आते, उसके लिए फिर प्रैक्टिकली हमें इन्वॉल्व होना पड़ता है, या फिर किसी सूत्र का सहारा लेना पड़ता है, शॉर्ट ट्रिक का सहारा लेना पड़ता है। तो यहाँ वर्णों का उच्चारण स्थान ना तो आप डेफिनेशन से समझ सकते ना एग्जाम्पल के द्वारा। इसको आप 2 तरीके से समझ सकते हो। एक तो प्रैक्टिकली, आप शीशे के सामने खड़े हो और आप किसी भी वर्ण का उच्चारण करके देखो, और ये देखो कि वर्ण का उच्चारण करते समय हम शरीर के किस अंग का प्रयोग कर रहे हैं, कि शरीर के किस अंग का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वही उसका उच्चारण स्थान कहलाता है। दूसरा तरीका ये है कि कई बार हमें पता ही नहीं चलता कि हम जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं वो सही भी है कि गलत है। उसको फिर सूत्र के माध्यम से परखो कि जो सूत्र कहता है, जो शॉर्ट ट्रिक कहती है, क्या वास्तव में उसी के अनुसार हम कर पा रहे हैं, ताकि हम अपनी वो बातों को साइंटिफिक तरीके से प्रूफ कर सकते हो। जैसे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे ये पूछने लगूं कि भारत के ऐसे कौन से पड़ोसी देश हैं जिसकी सीमा रेखा भारत की सीमा रेखा से मिलती है, और वे उनकी संख्या कुल कितनी है? 7 है, 10 है, 12 है, 6 है, 4 है। या फिर मैं पूछने लगूं किसकी सीमा रेखा सबसे ज्यादा मिलती है, किसकी सीमा रेखा सबसे कम मिलती है। या फिर मैं कहने लगूं कि प्यारे बच्चों बांग्लादेश की सीमा रेखा सबसे ज्यादा मिलती है, बांग्लादेश के बाद किसकी सीमा रेखा भारत की सीमा रेखा से मिलती है सबसे ज्यादा। या प्यारे बच्चों अगर मैं ये कहने लगूं कि नेपाल की सीमा रेखा सबसे कम मिलती है और नेपाल के बाद सबसे कम सीमा रेखा किसकी मिलती है, तो इन तमाम क्वेश्चंस का आंसर देना लॉजिकली संभव नहीं है।
क्योंकि सीमा रेखा किसकी ज्यादा किसकी कम मिलेगी, इसके लिए तो आपको मैप का पता होना चाहिए, या प्यारे बच्चों आपके ब्रेन में वो मैप होना चाहिए ताकि आपको पता हो, लर्न आपने किया तो और उसका प्रैक्टिकली प्यारे बच्चों कोई ना कोई लॉजिक रहा हो आपके दिमाग में। या फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि उसकी कोई शॉर्ट ट्रिक बनानी पड़ेगी, और वो शॉर्ट ट्रिक क्या बनाओगे आप, बचपन MBA। तो यहां प्यारे बच्चों ब से क्या हो गया बांग्लादेश, च से चाइना, पै से पाकिस्तान, ए से नेपाल, मैं से म्यांमार, बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान। तो कुल कितने देश हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, यानी कि कुल देश हुए 7। एक क्वेश्चन तो हमारा ये बन गया। 7 देश ऐसे हैं, यानी कि सीमा रेखा, भारत की सीमा रेखा ऐसे मिलती है 1 पॉइंट। दूसरा आपको यह ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा किसकी मिलती है, बांग्लादेश की। सबसे कम किसकी मिलती है, अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान के बाद सबसे कम किसकी मिलती है, भूटान की। बांग्लादेश के बाद सबसे ज्यादा किसकी मिलती है, चीन की। ये भी तो क्वेश्चन पूछे जा सकते थे। तो एक तो ये प्यारे बच्चों आरोही और अवरोही क्रम में रख दिया हमने। वे 7 कौन कौन से देश है ये भी आ गए, कुल कितने देश हैं ये भी आ गए, और किसकी ज्यादा मिलती है सीमा रेखा, किसकी कम मिलती है, ये भी तमाम क्वेश्चन अकेले एक बचपन MBA से आ गए। तो ये हमने सूत्र बना लिया, शॉर्ट ट्रिक बना लिया, और उन तमाम क्वेश्चन जो लॉजिकली थे उनका आंसर देने की हमने कोशिश की। सेम ये जो टॉपिक है ना, इसकी जो मैं चर्चा कर रहा हूं वो इसीलिए कर रहा हूं, जिस प्रकार इस क्वेश्चन को करने के लिए ये रास्ता सबसे बढ़िया रास्ता था, ये तरीका सबसे बढ़िया तरीका था। ऐसे वर्णों के उच्चारण स्थान को करने के लिए जो सूत्र है वो अपने आप में बढ़िया रास्ता है, बढ़िया तरीका है। तो यहां से हमने क्या किया, इससे लिया प्यारे बच्चों ए, और जो ये ऊ की मात्रा लगी है इसका मतलब होता है यहाँ वर्ग। जैसे वहां प्यारे बच्चों अभी आपने जो लिया बे का मतलब बांग्लादेश था, बे से बत्तख भी तो हो सकता था, लेकिन वो तो हमने लिया ना बचपन MBA में, बे से बांग्लादेश, च से चाइना, पै से पाकिस्तान, न से नेपाल। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहां जो ये ऊ की मात्रा है इसका मतलब हो गया वर्ग, और चूंकि ये कै पे लगी है तो इसलिए क्या कहलाया, कै वर्ग। और कै वर्ग में आप पढ़ चुके हो कि ये कै, खे, गे, घे और गे, ये 5 वर्ण आते हैं। क्लियर। अब यहां से हमने क्या लिया, यहां से ले लिया प्यारे बच्चों ये है, और इससे लिया हमने यहां पर ये विसर्ग, और नाम का अर्थ हो गया नाम वाले वर्ण, और कंठ का अर्थ हो गया गला। तो यहां ये सूत्र ये कहता है कि ए कै वर्ग के 5 वर्ण है, और विसर्ग नाम वाले वर्णों का उच्चारण स्थान गला अर्थात कंठ है। तो अब वो आपसे पूछेगा कि कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण बताओ, तो आप कहोगे ए कै वर्ग के 5 है, और विसर्ग का उच्चारण हम कंठ से करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल शब्द आ गया अतः। अब मैं कहने लगूँ कि अतः में बताइए कौन सा वर्ण कंठ से उच्चारित नहीं होता, तो आप कहोगे सर तय। क्यों, क्योंकि विसर्ग का जो उच्चारण हो रहा है वो है कंठ, ए का जो उच्चारण हो रहा है वो है कंठ, और तय का कंठ से उच्चारण नहीं होता, क्योंकि तय का आगे आएगा तो वो बताएंगे। दूसरा आपसे ये पूछ सकता है कि ए का उच्चारण स्थान बताइए क्या है, विसर्ग का उच्चारण स्थान बताइए, इसको क्या कहते हैं विसर्ग। भाई हम जब उच्चारण प्रयोग कर रहे हैं अत, तो ये तो अलग हुआ, ये अतः हुआ, और जब हम उच्चारण कर रहे हैं अतः तो स्वाभाविक बात है उसका कोई ना कोई उच्चारण स्थान भी होगा। जब हम समय लगा रहे हैं और उसमें उच्चारण भी कर रहे हैं तो वास्तव में किसी न किसी एक जगह से उसका उच्चारण हम जरूर करते होंगे। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये विसर्ग का और ए का जो उच्चारण कर रहे थे वो कहाँ से कर रहे थे, कंठ से। 2 तरीके हमारे पास हैं, एक तो हम उच्चारण करके देखें खुद शीशे के सामने खड़े होके, और प्यारे बच्चों कै खे गे गे तो हम गले के अलावा और किसी का इस्तेमाल कर ही नहीं रहे। यहाँ हाथ हल्का सा रखो और कै खे गे गे का आप प्रयोग करो, कै खे गे गे, तो गले के अलावा और किसी का इस्तेमाल हो ही नहीं रहा है। ए
गले का इस्तेमाल, है गले का इस्तेमाल कर रहे हो, अतः प्रातः विसर्ग लग रहा है ना दोनों में, तो वहां आप गले का प्रयोग कर रहे हो, यानी कि कंठ का प्रयोग कर रहे हो, इसीलिए ये क्या हो गए प्यारे बच्चों, इसके उच्चारण स्थान हो गए। क्लियर। दूसरा तरीका ये है कि एक आदमी उच्चारण करे और दूसरा देखे कि वो बोल कहां से रहा है, तब भी पता चल जाता है कि किसका क्या उच्चारण स्थान होगा। और तीसरा तरीका ये है जो आपके सामने लिखा है, आपको प्यारे बच्चों ये लर्न करना है, सूत्र याद रखना है कि अकु है विसर्ज्य नाम कंठ। तो ये क्या कहलाए प्यारे बच्चों, वर्णों का पहला उच्चारण स्थान। दूसरा ईचू यसा नाम, ईचू यसा नाम तालव्य। तो ये क्या है, दूसरा उच्चारण स्थान। अब यहां से हम क्या लेंगे प्यारे बच्चों, ये ई। और जब च पे यहां मात्रा लगी है तो इसका मतलब क्या हुआ, च वर्ग। और यहां पर कौन कौन से वर्ण आएंगे, च, छ, ज, झ और ये, 5 वर्ण आ गए। इसके बाद यहां से क्या आ गया, ये, यहां से क्या आ गया, से। और इस नाम का अर्थ क्या हो गया, नाम वाले वर्ण। और इस तालव्य का अर्थ क्या हो गया, तालु। डेफिनेशन क्या बनी, ई च वर्ग के 5 वर्ण, ये से नाम वाले वर्णों का उच्चारण स्थान तालु होता है। और तालु मतलब ये वाली जो स्थिति है वो तालव्य कहलाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जैसे अभी आपने टीजीटी के बारे में पूछ रहे हैं, हिंदी के बारे में उमेश, सचिन पूछ रहे हैं सर मैं बीएड 3rd ईयर का पेपर देने वाला हूं, तो अभी मेरी एक क्लास होगी 1 बजे से, और वो यूट्यूब पे भी फ्री रहेगी, राकेश यादव पब्लिकेशन जो उस पर भी फ्री रहेगी। जो लेट लर्न हिमांशी मैडम का चैनल है, एक हमारे यहाँ टीचर हैं साइकोलॉजी की, तो उनके चैनल पे भी रहेगी, कैरियर विल पे भी 1 बजे से 1.5 घंटे की क्लास होगी। उसमें मैं यही सारी चीज़ों का डिस्कशन आज करने वाला हूँ, क्योंकि हमारा 1 तारीख से एक डीएसएसबी का बैच आ रहा है। तो अगर आपको ये तरह की प्यारे बच्चों आपको डिमांड है, ठीक है, सारी क्वेश्चंस की या समस्या के सॉल्यूशन की, तो आप ये तो इस बैच में केवल सैटरडे बात करोगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस के जो तमाम आंसर है, जो आपके कमेंट्स होते हैं, उसका मैं सैटरडे देता हूँ। सैटरडे में कोई टॉपिक नहीं कराता, आपसे डिस्कशन करता हूँ, आपके सारे डाउट्स लेता हूँ और उनके सॉल्यूशन आपको बताता हूँ कि ये चीज़ें कैसे होती है, इसका ये आंसर होगा तो ये कैसे होगा, और तमाम चर्चा करते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चंस की वेराइटी के आधार पे भी। जो टॉपिक हमने पढ़ लिया है सैटरडे को हम उसकी करते हैं प्रैक्टिस, जो कि पिछले सैटरडे आपने वो सारी चीज़ें देखी हुई है। बीच में हम टॉपिक पढ़ाते रहते हैं, इसीलिए सचिन को और उमेश को मैं कहना चाहूँगा कि दोनों आप या बाकी आप में से कोई टीचिंग के फील्ड की तैयारी कर रहे हैं, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, तो आज 1 से प्यारे बच्चों आपको 2:30 बजे के बीच में 1.5 घंटे की क्लास आज अटेंड करनी है। उसमें बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने की कोशिश आप करोगे कि किस तरह से टीचिंग के फील्ड में किस किस तरह की तैयारी हमें करनी चाहिए और क्या हमारा सिलेबस है। अभी इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो यानी कि इन 2 चीज़ों से हमें ये क्लियर हुआ कि एक तो हम सूत्र के आधार पे वर्णों के उच्चारण स्थान पहचान सकते हैं, दूसरा ये हमें पता चला कि कुल उच्चारण स्थान जो होते हैं ना वो 8 है, और पर्टिकुलर एक ही जगह से मैक्सिमम 8 ही वर्णों का उच्चारण कर सकते हैं। कुल उच्चारण स्थान कितने, 8, और एक जगह से अगर कंठ है तो कंठ से 8 का ही उच्चारण कर पाएंगे, 9वां कोई ऐसा वर्ण नहीं है जिसका हम उच्चारण कंठ से कर दे। तो यहां पर क्या था, ये 1 और 5, ये 6, 7 और 1 8, तो इन 8 का उच्चारण कहां से कर रहे थे, गले से। यहाँ 1 और 1 क्या है, 5, ये क्या हो गए 6, 6 और 1 ये क्या हो गए 7, और 1 ये क्या हुआ 8, तो इन 8 का उच्चारण कहां से कर रहे हैं, तालु से। 2 चीजें हैं, कुल वर्णों के उच्चारण स्थान 8, और पर्टिकुलर किसी एक जगह से मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक जिन वर्णों का हम उच्चारण कर सकते हैं वो भी है 8। लेकिन आप ये कहोगे सर आ का उच्चारण कहां से करेंगे, तो बेटे जहां से ए का करोगे वहीं से या का होगा। सर बड़े ई का उच्चारण कहां से करोगे, जहां से छोटे ई का होगा वहां से बड़े ई का होगा, क्योंकि वर्ण एक ही है हमारा, वो इसका बड़ा रूप है, वो इसका बड़ा रूप है। अरे इसका उच्चारण करने में हम 1 सेकंड लगा रहे हैं, इसमें 2 सेकंड लगाएंगे, इसका उच्चारण करने में हम 1 सेकंड लगा रहे हैं, इसमें 2 सेकंड लगाएंगे। उच्चारण एक ही स्थान से होगा और उच्चारण भी एक ही होगा, अलग नहीं होगा। ई और ई, ए और आ,
तो वहां सिर्फ समय का अंतर है, क्योंकि एक वर्ण हमारा छोटा है हर्ष और एक वर्ण हमारा बड़ा है दीर्घ। तो इसीलिए प्यारे बच्चों आ का भी उच्चारण यहीं से होगा और इस बड़े वाले ई का भी उच्चारण यहीं से होगा। तो ये जो दो उच्चारण स्थान थे, अब आप 8 के पूरे हो गए, ई हो गए, ये 5 हो गए, ये 7 हो गया, ये 8। अब आप ये नहीं कहोगे न और मैं, ये नाम तो कॉमन है, ये इसमें भी था इसमें भी था, इसका अर्थ है नाम वाले वर्ण, इसका अर्थ है नाम वाले वर्ण। क्लियर? हाँ हाँ, अलग अलग करके बनाऊं। तो ये क्या है प्यारे बच्चों, वर्णों का उच्चारण स्थान। तो यहां पर ये 2 उच्चारण स्थान हो गए और इसमें भी 8 वर्ण हमने लिए और यहां पे भी प्यारे बच्चों मैक्सिमम हमने 8 वर्ण लिए। ऐसे ही तीसरा जो उच्चारण स्थान है हमारा वो है ऋटुर रसानाम मूर्धन्य, यानी कि मूर्धा प्यारे बच्चों उस खाली जगह को हम कह रहे हैं। तो यहां से कौन से वर्ण लेंगे हम, इससे हमने लिया री, इसका मतलब क्या हो गया टे वर्ग, इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों टे वर्ग। और टे वर्ग में कौन से वर्ण आएंगे, टे, ठे, डे, डे और न, ये 4। इसके बाद में क्या लेंगे हम, ये वाला रे, फिर क्या लेंगे ये वाला से, इसके बाद में ये वाला से, 1 और 5 हो गए हमारे ये। क्लियर? 6, 7 और 1 8, 8 और फिर क्या आएगा यहाँ नाम वाले, ठीक है, नाम वाले वर्ण, और उनका उच्चारण स्थान क्या हुआ मूर्धा। अब आप उच्चारण करके देखो, आप अपने प्यारे बच्चों सिर पे हाथ रखो, बहुत ही हल्का रखना है, ज्यादा दबाना नहीं है, और टे ठे डे डे का उच्चारण करके देखो। अगर आपके सिर पर बाल ज्यादा है तो शायद पता ना चले। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पहले हमारी जो वायु फेफड़े छोड़ रहे हैं वो वायु डायरेक्ट टकराती है मूर्धन्य से, और वहां पहले जो ठक ठक की आवाज आती है था जैसे हल्के हल्के हथौड़े मारते हैं, टे ठे डे डे, इसी वजह से इनको कर्कश ध्वनि भी कहते हैं। यहां से लेके यहां तक ये जो 4 ध्वनियां होती है ना, इसी वजह से इनको कहते हैं कर्कश या कठोर वर्ण या ध्वनि। कर्कश कठोर वर्ण या क्या कहते हैं प्यारे बच्चों इनको ध्वनि, क्योंकि ये मूर्धा से उच्चारित होते हैं।
जैसे शादी ब्याह में जो ढोल बजते हैं या लेफ्ट राइट वगैरह जो करते हैं ट्रेनिंग के दौरान, या जब भी आप किसी में पुलिस में या आप किसी भी अर्धसैनिक बल में या सेना में आप भर्ती होते हो, वहाँ ट्रेनिंग कराई जाती है कि ढोल बजता रहता है, वो टे ठे डे डे की आवाज़ निकालता है। जो कौवा होता है वो भी यही आवाज़ निकालता है, इसलिए कौवे को उड़ा देते हैं लोग। ठीक है, कौवा मतलब क्रो, इसको काग भी कहते हैं। तो क्योंकि वो कर्कश आवाज़ निकालता है, वो कठोर वर्ण निकालता है, तो इसीलिए कोई सुनना पसंद नहीं करता। और कोयल इनका वर्ण का उच्चारण करती नहीं है। चलिए, कोयल की जो वाणी होती है, कोयल की जो साउंड होती है, वो मीठी कहलाती है, मधुर कहलाती है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, ये री टे वर्ग के ये 5 वर्ण, ये वाला रे और ये वाला से, इन 8 वर्णों का उच्चारण हम कहाँ से करते हैं? मूर्धा से करते हैं। रे का उच्चारण करेंगे ना तो यहाँ पे प्यारे बच्चों वाइब्रेशन पैदा होगी। इसीलिए ये 3 उच्चारण स्थान आज कर लिए, बाकी जो उच्चारण स्थान है प्यारे बच्चों वो कल वाली क्लास में करेंगे। तरीके हमारे पास 3 थे, एक तो सूत्रों के माध्यम से, दूसरा हम प्रैक्टिकली उच्चारण करें, टे ठे डे ढे कर। ये देखें कहाँ से हम उच्चारण कर रहे हैं, यहाँ गले पे हाथ लगाओ, यहाँ से कुछ भी नहीं हो रहा है, टे ठे डे ढे उच्चारण हो रहा है। फेफड़ों ने वायु मूर्धा से टकराई तब बाहर निकली, टे ठे डे का उच्चारण किए। शादी में जो बड़े ढोल बजते थे उनका काम भी यही था कि वो वाइब्रेशन पैदा करते थे ब्रेन के पास। इसी वजह से लोग कानों को ढक लेते थे, कानों में रुई डाल लेते थे, उंगली डाल लेते थे, क्योंकि टे ठे डे ढे की आवाज निकालते थे। ब्रेन के पास ज्यादा वाइब्रेशन होता था, वाइब्रेट होने के कारण प्यारे बच्चों सर में दर्द होने की संभावना होती थी। इसी वजह से जानबूझ के उससे थोड़ा दूर आदमी हो जाता है। इसीलिए दूसरा तरीका था, एक आदमी उच्चारण करे, दूसरा उसको देखे कहाँ से उच्चारण कर रहे हैं। तीसरा तरीका ये है प्यारे बच्चों कि आप शीशे के सामने खड़े हो और वहां पे प्यारे बच्चों खुद फील करो चीजों को कि हम किस अंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, शरीर के किस भाग का इस्तेमाल कर रहे हैं वर्णों के उच्चारण करते समय। और चौथा तरीका ये है कि वहाँ 4 ऑप्शन देगा, वहाँ 4 वर्णों का उच्चारण करके देखो, और जिस वर्ण को जहां से आप उच्चारण कर पा रहे हो तो वो क्या कहलाता है अपने आप में प्यारे बच्चों, उसका उच्चारण स्थान। अल्प प्राण के बारे में प्यारे बच्चों कल आपको बता चुके हैं, जहां से कम वायु निकलती है वो अल्प प्राण कहलाते हैं, और जहां से ज्यादा वायु निकलती है वो महाप्राण कहलाते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी कराएंगे कल।